गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 43। सब्जेक्ट है आपका साइंस। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी तक इससे प्रीवियस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। आपका जो चैप्टर चल रहा था वो था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और वो चैप्टर वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोरोना की वजह से उसमें से बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो कट हो गए हैं, जो केमिकल रिएक्शंस है वो कट हो गई हैं, तो इसलिए वो चैप्टर वहीं पे ख़त्म कर दिया गया है। इससे आगे नहीं पढ़ना है। वैसे तो जो आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है वो भी कट हो गया है। ओके बच्चों, तो इसलिए आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो है आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ओके बच्चों, तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके साथ, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, तत्व हैं, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो कि एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि सोडियम, सोना, मैग्नीशियम और इत्यादि। और दोस्तों, अभी तक बस 118 तत्व ही ज्ञात हैं। इनमें से केवल 98 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। तो बट जो क्वेश्चन ये है कि हमें किसी भी क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की ज़रूरत ही क्यों है? ये जितने भी तत्व हैं, धातु और धातु हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने की आवश्यकता ही क्यों है? तो तत्वों को सूक्ष्म व्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु और अधातु में मतलब उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे उनको मेटल, नॉन मेटल मीन्स धातु और अधातु में पहले डिवाइड किया। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुण धर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, और वैसे ही हमने वर्गीकृत करने के और ज़्यादा प्रयास किए। तो इस चैप्टर में मेनली बच्चों हम पढ़ेंगे कि जो आपकी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के लिए किन किन उन्होंने अटेम्प्ट किया। ठीक है, वो अटेम्प्ट करने के बाद किसका क्या रिजल्ट है, फाइनली आपके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कैसे आई। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका डॉबिनियर का त्रिक। सन 1817 में डॉबिनियर, जो एक जर्मन विशेषज्ञ हैं, उन्होंने समान गुण धर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, कि जिसकी भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी उनको एक उसमें समूह में रखा। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार लगाया गया तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें त्रिक कहा जाता है। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 परमाणु भार के मध्य होता है। इसका मतलब है उन्होंने क्या किया, इस तरह से टेबल बनाई। ये डॉबिनियर का त्रिक है, मींस उन्होंने 3 एलिमेंट लिए जिसको उन्होंने अरेंज किया उनके किसके परमाणु भार के अनुसार, और इसके अनुसार ये जो 2 तत्व हैं इनका जो परमाणु भार है उनका जब एवरेज निकालेंगे तो वो सेंटर वाले के इक्वल होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वाला त्रिक, जिनके परमाणु द्रव्यमान ये हैं, और लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का जो औसत है, जब इनका औसत निकालेंगे वो लगभग सोडियम के बराबर आएगा। बट इसके कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस ये थी, डॉबिनियर उस वक्त तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, जैसे कि इस टेबल में दिखाया गया है, बस उन्होंने उतना ही किया था। ठीक है, लेकिन आपको तो पता है, अभी हमने डिस्कस किया कितने हैं, 118, तो वो उन सबको क्लासिफाई नहीं कर सके, इसलिए त्रिक को वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। अब उसके बाद हम दूसरा प्रयास पढ़ते हैं। दूसरा प्रयास किसने किया था? न्यूलैंड्स का। उनका बोलते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट, मीन्स अष्टक सिद्धांत।
अष्टक, अष्ट मतलब 8, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके, जैसे कि आप होता है जो स्वर जो संगीत होता है, स रे गा म प ध नी स, स से स्टार्ट होके स पे ही खत्म। तो इसमें क्या हुआ, जब हम ऐसे बोलते हैं, जब इस संगीत का स्वर आता है, तो जो स नी के बाद स जो दोबारा रिपीट हुआ, वो क्या हुआ आपका 8वां। तो पहला और जो हर 8वां एलिमेंट होगा, उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सेम। ठीक है। तो हर इसमें क्या आ गया, पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी सेम, जैसे कि इसने अरेंज किया हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो मतलब इसकी एक तरह से ये जो ग्रुप है उसकी प्रॉपर्टी सेम, इसकी प्रॉपर्टी सेम, इसकी, मतलब अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, इसका 8वां एलिमेंट आएगा ये। तो हर एक एलिमेंट की, हर एक 8वें एलिमेंट की पहले एलिमेंट से प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी, यह नियम केवल कैल्शियम धातु लागू होता है, उसके बाद ये नहीं अप्लाई होता। नए तत्वों के गुण इस सारणी में मेल नहीं खाते थे। सारणी में तत्वों को समांजित करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि इन असमान तत्व जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी, एक समान एक स्थान पे रख दिया। उन्होंने क्या क्या कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनकी गुण समान नहीं थे, उनको भी एक स्थान पे रख दिया, जैसे कि कोबाल्ट और निकल। ओके। तो बच्चों ये थे आज के वर्कशीट्स के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला है, तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों थी। तो आप बच्चों यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, तत्वों को क्यों हमने वर्गीकृत किया, क्यों क्लासिफाई किया। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखो जो कि डॉर्बिनर का त्रिक दर्शाते हो। आप इनमें से लिख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, या फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इन तीनों में से किसी भी आपके नाम लिख सकते हैं। ये क्या है, डॉर्बिनर के त्रिक। अब उसके बाद है, न्यूलैंड्स ने तत्वों को 8 तत्वों की क्षितिज पंक्तियों में विभक्त किया है। ये क्या है, बिल्कुल सत्य। ठीक है। उसके बाद है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के 2 सीमाएं। तो यहाँ पे बच्चों 3 सीमाएं हैं, आप इनमें से किसी भी 2 सीमाओं को लिख सकते हैं। आखिरी प्रश्न है, क्या नीचे दिए गए तत्व के समूह डॉर्बिनर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकते हैं। तो बच्चों आपको कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए आपको जो इनके परमाणु द्रव्यमान देगा उनको प्लस कीजिए और 2 से भाग कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको दिया गया है सोडियम, सिलेनियम, सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। तो बच्चों सोडियम का जो द्रव्यमान है वो आपको कितना दिया गया है, 23। तो 23 को जमा कीजिए क्लोरीन के द्रव्यमान से, डेट इज 35, वो है आपका 58, और उसको भाग कीजिए 2 से आएगा 29। ठीक है। फिर आपको लिख के बता देते, सोडियम का है 23, क्लोरीन का है आपका 35, इसको टोटल करेंगे तो आएगा 58, और इसको 2 से भाग करेंगे तो आएगा आपका 29। 29 आपका होना चाहिए सिलिकॉन का, बट सिलिकॉन का क्या है 28, तो ये नहीं है। उसके बाद दूसरा है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बेरिलियम का आपको दिया हुआ है कहाँ, बेरिलियम का आपको मास दिया गया है 9 जमा में कैल्शियम का होता है 40, तो आया आपका ये 49। 49 को जब आप 2 से भाग करेंगे, औसत निकालेंगे, तो उसका आंसर आएगा 24.5। तो मतलब हमारे मैग्नीशियम का कितना होना चाहिए, 24। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बहुत सिमिलर ले सकते हैं। हमारा आंसर है 24.5 और मैग्नीशियम का द्रव्यमान है 24। तो हाँ, ये इसका वो फॉलो करेगा, ये डॉर्बिनर का त्रिक फॉलो करेगा। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जो 3 हैं उसमें से जो फर्स्ट और लास्ट है उनके जो परमाणु द्रव्यमान है उसको आपको जमा करके औसत निकालना है, और फिर जो उसका औसत है वो सेंटर वाले परमाणु द्रव्यमान के बराबर या आसपास होना चाहिए। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 43, जिसमें हमने आज न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है
तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।